तो स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। ये हमारा इंडियन पॉलिटी का क्लास नंबर 5 होने वाला है, जिसके अंतर्गत आज हम लोग 2 टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे। पहला टॉपिक तो है आपका संविधान की अनुसूचियाँ यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल, और दूसरा टॉपिक है आपका वरीयता क्रम यानी कि प्रेसिडेंस। तो इन दोनों टॉपिक्स के बारे में आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। तो पहले हम लोग अनुसूचियों के बारे में पढ़ते हैं। जैसा कि आपको बताया गया है कि भारत के संविधान में वर्तमान में टोटल 12 अनुसूचियाँ हैं, लेकिन जब संविधान को अपनाया गया था यानी कि अंगीकृत किया गया था 26 नवंबर 1949 को, तो उस समय संविधान में टोटल 8 अनुसूचियाँ ही थी। 4 अनुसूचियाँ बाद में ऐड की गई है। तो अगर हम लोग अनुसूचियों की बात करें तो जो आपका संविधान का जो फर्स्ट अनुसूची है, तो संविधान का जो प्रथम अनुसूची है, तो प्रथम अनुसूची में इसमें भारतीय संघ के घटक राज्यों यानी कि 28 राज्य एवं जो संघ शासित प्रदेश है जो कि 8 है, इनकी चर्चा की गई है। कहने का अर्थ है जो प्रथम अनुसूची है इसमें आपका 28 राज्य प्लस 8 केंद्र शासित प्रदेश की चर्चा की गई है। अगर इसको हम लोग लैंग्वेज के फॉर्म में देखें तो कुछ इस कदर होगा कि राज्य के नाम एवं उनके राज्य क्षेत्र की चर्चा की गई है। तो राज्य कितने हैं? 28। तो 28 राज्य के नाम के बारे में और उनके राज्य क्षेत्र की चर्चा की गई है। वहीं संघ राज्य क्षेत्रों के नाम, तो संघ राज्य क्षेत्र यानी कि यूनियन टेरिटरीज कितना है? तो 8 है। तो संघ राज्य क्षेत्रों के नाम एवं उनकी सीमाएँ की चर्चा की गई है। कहने का अर्थ है 8 जो केंद्र शासित प्रदेश है इनकी चर्चा की गई है। ठीक है। अगर हम लोग संबंधित आर्टिकल देखें तो संविधान का आर्टिकल 1 से लेके आर्टिकल 4 तक ये जो है इसमें आपका संघ राज्य क्षेत्रों की चर्चा की गई है। ठीक है, ये आपका प्रथम अनुसूची से जुड़ा हुआ है। वहीं अगर एक पॉइंट और हम लोग याद रखें तो आप देखिएगा कि संविधान के जो 69वां संविधान संशोधन हुआ था, तो 69वें संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया था। तो 69वें संविधान संशोधन के द्वारा जो दिल्ली है, तो दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया था। ठीक है, इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। वहीं अगर हम लोग संविधान की दूसरी अनुसूची की बात करें तो संविधान का जो दूसरी अनुसूची है इसमें जो है विभिन्न पदाधिकारियों का वेतन, भत्ता तथा पेंशन आदि से जुड़े प्रावधान किए गए हैं। अगर इसमें हम लोग इसको और भी तोड़कर समझे तो इसमें कुछ इस तरह होगा कि इसमें भारतीय राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारी जैसे कि आपका राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति, विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति एवं उपसभापति, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों और भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक आदि, इन सभी को जो प्राप्त होने वाला वेतन, भत्ते और पेंशन है, इन सभी का जो उल्लेख है वो संविधान की दूसरी अनुसूची में की गई है। ठीक है। वहीं अगर हम लोग संविधान की दूसरी अनुसूची से जुड़े हुए अगर आर्टिकल की बात करें तो वो कुछ इस तरह से है, जैसे कि आर्टिकल 59(3), आर्टिकल 65(3), आर्टिकल 75(6), आर्टिकल 97, आर्टिकल 25, आर्टिकल 148(3), आर्टिकल 158(3), आर्टिकल 164(5), आर्टिकल 186 और आपका आर्टिकल 221। तो इन सभी का संबंध संविधान की दूसरी अनुसूची से है। वहीं अगर इसके अलावा हम लोग संविधान की तीसरी अनुसूची की बात करें तो जो तीसरी अनुसूची है इसमें विभिन्न पदाधिकारियों तथा प्रत्याशियों द्वारा ली जाने वाली शपथ की चर्चा की गई है। और ये पदाधिकारी हैं संघ के मंत्री। तो संघ के जो भी मंत्री हैं उनको पदाधिकारी कहा जा रहा है, और विभिन्न पदाधिकारियों तथा प्रत्याशियों द्वारा ली जाने वाली जो शपथ है यानी कि ओथ, इसकी चर्चा संविधान की तीसरी अनुसूची में की गई है। ठीक है। इसमें देखिए, इसमें विभिन्न पदाधिकारियों जैसे कि मंत्री, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा पद ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ का उल्लेख किया गया है। ठीक है। अगर संविधान की तीसरी अनुसूची से संबंधित अगर हम लोग आर्टिकल की बात करें
तो वो है अनुच्छेद 75(4), अनुच्छेद 84, अनुच्छेद 99, अनुच्छेद 124(6), अनुच्छेद 148(2), अनुच्छेद 164(3), अनुच्छेद 173, अनुच्छेद 188 और आपका अनुच्छेद 219। ठीक है। इसके अलावा अगर हम लोग संविधान की चौथी अनुसूची की बात करें तो जो आपका चौथी अनुसूची है संविधान का, इसमें राज्यों और राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों का आवंटन किया गया है। कहने का अर्थ है, इसको और भी हम लोग सरल भाषा में समझें तो इसमें विभिन्न राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण दिया गया है। कहने का अर्थ है, हमारे यहाँ 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो 28 राज्यों का और 8 केंद्र शासित प्रदेशों का जो राज्यसभा में सीटों का बंटवारा किया गया है, तो इसका चर्चा संविधान की चौथी अनुसूची में किया गया है। तो राज्यसभा में सीटों का बंटवारा संविधान की चौथी अनुसूची में किया गया है। और वहीं संविधान की चौथी अनुसूची से संबंधित अगर हम लोग आर्टिकल देखें तो वो है आपका आर्टिकल 4 क्लॉज 1, आर्टिकल 80 क्लॉज 2। ठीक है। तो ये संविधान के 4 अनुसूची हम लोग पढ़ चुके हैं। इसके अलावा अगर हम लोग संविधान की 5वीं अनुसूची की बात करें तो जो आपका 5वीं अनुसूची है, इसमें अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातियों का जो प्रशासन है इसके बारे में चर्चा किया गया है। अगर इसको और भी सरल भाषा में समझें तो ये कुछ इस प्रकार होगा कि 5वीं अनुसूची में इसमें विभिन्न अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख किया गया है। तो जो आपका अनुसूचित क्षेत्र है, ये मान लीजिए आपका अनुसूचित क्षेत्र है और यहाँ पे जो जनजाति रह रही है वो है आपका एसटी जनजाति यानी कि अनुसूचित जनजाति। तो अनुसूचित क्षेत्र में कैसा प्रशासन होगा और यहाँ पे रहने वाले एसटी यानी कि अनुसूचित जनजाति के लोगों के ऊपर भी कैसा प्रशासन होगा, कैसा नियंत्रण होगा, तो इन सभी का जो है चर्चा वो संविधान की 5वीं अनुसूची में दिया हुआ है। ठीक है। वहीं अगर संविधान की जो 5वीं अनुसूची है इससे जुड़ा हुआ अगर हम लोग आर्टिकल की बात करें तो वह है आपका अनुच्छेद 244(1). ठीक है। तो एक बार फिर सुनिएगा, संविधान की जो 5वीं अनुसूची है इसमें विभिन्न अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख मिलता है। ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। इसके बाद अगर हम लोग संविधान की 6ठी अनुसूची के बारे में पढ़ें तो 6ठी अनुसूची में बताया जाता है कि असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध किया गया है। क्या कहना चाह रहे हैं उसको समझिए कि इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के जो जनजातीय क्षेत्र है उन जनजातीय क्षेत्र में एडमिनिस्ट्रेशन कैसा होगा यानी कि प्रशासन कैसा होगा, तो इसके बारे में प्रावधान किया गया है संविधान की 6ठी अनुसूची में। ठीक है। कहने का अर्थ है 5वीं अनुसूची में बताया गया है कि जो आपका अनुसूचित क्षेत्र है तो अनुसूचित क्षेत्र में और जो आपका अनुसूचित जनजाति है तो वहाँ पर रहने वाले जो अनुसूचित जनजाति हैं तो अनुसूचित क्षेत्र और वहाँ पर रहने वाले अनुसूचित जनजाति, तो इसका प्रशासन और इसका नियंत्रण कैसे होगा ये 5वीं अनुसूची में बताया गया है। वहीं जो आपका 6ठी अनुसूची है इसमें 6ठी अनुसूची में 4 विशेष राज्य का नाम लिखा हुआ है। इसमें बोला गया है एक आपका असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये जो राज्य हैं तो यहाँ पे जो जनजातीय क्षेत्र है तो उन जनजातीय क्षेत्रों में प्रशासन कैसा होगा कैसा नहीं होगा इसके बारे में उपबंध 6ठी अनुसूची में किया गया है। वहीं एक पॉइंट और भी याद रखिएगा कि जो आपका 5वीं अनुसूची में है तो 5वीं अनुसूची में जो जनजातीय क्षेत्र है यानी कि जो अनुसूचित क्षेत्र है, अनुसूचित क्षेत्र में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम को ऐड नहीं करते हैं। लेकिन जो 6ठी अनुसूची है इसमें अनुसूचित क्षेत्र में हम लोग असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम को ऐड करते हैं।
जनजातीय क्षेत्रों के रूप में या फिर अनुसूचित क्षेत्रों के रूप में। ठीक है। इसके अलावा देखिए जो संविधान का जो 6ठी अनुसूची है, तो 6ठी अनुसूची से संबंधित जो भी अनुच्छेद है उसको देखिए। एक तो है आपका अनुच्छेद 244(2) और अनुच्छेद आपका 275(1). ठीक है। इसके अलावा देखिए संविधान का जो 7वीं अनुसूची है, तो 7वीं जो अनुसूची है इसमें संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची में इसको डिवाइड किया गया है। कहने का अर्थ है आपका जो 7वीं अनुसूची है इसमें केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे के बारे में प्रावधान किया गया है तथा इसी अनुसूची में सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने के अधिकारों का उल्लेख किया गया है। इसके अंतर्गत 3 सूचियां बनाई गई है। एक है आपका संघ सूची, दूसरा है राज्य सूची और तीसरा है समवर्ती सूची। ठीक है। वहीं अगर हम लोग संघ सूची की बात करें, ठीक है, तो अगर हम लोग संघ सूची के बारे में देखें तो जो आपका संघ सूची है इसमें स्टार्टिंग में 97 विषय थे, अभी इसमें 100 विषय आते हैं। अगर हम लोग संघ सूची के विषयों की बात करें तो इसके अंतर्गत देश की प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, युद्ध एवं शांति, रेल, डाक तथा मुद्रा बैंकिंग, परमाणु शक्ति, ये सभी संघ सूची के विषय आते हैं। वहीं अगर राज्य सूची की बात करें तो स्टार्टिंग में इसमें 66 विषय थे, ठीक ना, और अब इसमें मात्र 61 विषय है। कहने का अर्थ है 66 से 61 हुआ, मतलब 5 विषय इसमें घट गया। संघ सूची पहले 97 था, अभी 100 हो गया। राज्य सूची पहले 66 था, अभी 61 हो गया। अगर राज्य सूची में विषयों की बात करें तो राज्य सूची के अंतर्गत शांति और व्यवस्था है, पुलिस है, जेल है, स्थानीय शासन है, कृषि है, जन स्वास्थ्य है और राज्य के अंदर होने वाला जो व्यापार है ये, और साथ ही साथ जो न्याय विभाग है राज्य के भीतर, इसको शामिल किया जाता है। ठीक है। वहीं अगर हम लोग संविधान का जो 7वीं अनुसूची के अंतर्गत एक और सूची बनाया गया है जिसको हम लोग समवर्ती सूची कहते हैं, तो समवर्ती सूची इसके अंतर्गत दिए गए जो विषय है इस पर केंद्र एवं राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती है, परंतु जो आपका अगर किसी भी तरह का विवाद उत्पन्न होता है, ठीक है ना, कानून बनाने के दौरान, तो जो है परंतु कानून के विषय में समान अगर होता है तो ऐसे में जो केंद्र सरकार के द्वारा जो बनाया गया कानून है यही आपका मान्य होता है। ठीक है। राज्य सरकार द्वारा बनाया गया जो कानून है वो केंद्र सरकार के कानून बनाने के साथ ही जो है वो समाप्त हो जाता है। कहने का अर्थ है यहाँ पे ज़्यादा पावर किसको दिया गया है, तो वो केंद्र को दिया गया है। ठीक है ना। आगे देखिए, संविधान जब लागू हुआ था तो समवर्ती सूची में आपका 47 विषय था और अभी कितना है, तो 52 विषय है, यानी कि इसमें भी वृद्धि हुई है। अगर हम लोग समवर्ती सूची में जो जो विषय आते हैं इन विषयों की बात करें तो आपका दीवानी और फौजदारी इसके अंतर्गत आता है, कानून और प्रक्रिया इसके अंतर्गत आता है, विवाह और तलाक इसके अंतर्गत आता है, शिक्षा, आर्थिक नियोजन, बिजली, समाचार पत्र, श्रमिक संघ, वन, ये सभी समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। तो संघ सूची में अभी 100 विषय हैं, राज्य सूची में 61 विषय हैं, जबकि समवर्ती सूची में अभी वर्तमान में 52 विषय हैं। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। अब देखिए 7वीं अनुसूची से संबंधित एक आर्टिकल है, वो है आपका 246, इसको भी आप याद रखिएगा। इसके अलावा अगर हम लोग संविधान की 8वीं अनुसूची की बात करें तो 8वीं अनुसूची जो है इसके बारे में बताया गया है कि जब हम लोग बात करते हैं संविधान का जो 8वीं अनुसूची है इसमें स्टार्टिंग में जब संविधान लागू हुआ था तो इसमें 14 भाषाएं थी, लेकिन वर्तमान में भी कितनी भाषा है, तो 22 भाषा इसमें शामिल है। आगे देखिए, ये जो 22 भाषाएं हैं, 22 जो भाषाएं हैं हिंदी भाषा को उत्थान करने के लिए है। कहने का अर्थ है कि हिंदी जो भाषा है इसको और भी अपलिफ्ट करने के लिए 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। आगे देखिए, ये जो आपका 22 भाषा है इसमें अंग्रेजी को शामिल नहीं किया गया है। साथ ही साथ ये भी याद रखिएगा कि इसमें बिहार की एकमात्र भाषा मैथिली को शामिल किया गया है 8वीं अनुसूची के द्वारा, और झारखंड की एक भाषा है जो कि आपका है संथाली, तो संथाली को भी इसमें ऐड किया गया है। और आप याद रखिएगा कि जो आपका मैथिली है और जो आपका संथाली है इन दोनों को
संविधान में 8वीं अनुसूची के द्वारा इसको ऐड किया गया था। ठीक है ना। तो आपको पता होना चाहिए स्टार्टिंग में 14 भाषा था, अभी 22 भाषा है। इसमें अंग्रेजी नहीं है। इसमें आपका अगर हम लोग देखें तो 14 से 22 हुआ, कहने का अर्थ है इसमें 8 जो भाषा है वो इसमें बढ़ी है। तो हम लोग एक डेट याद रखते हैं, वो है आपका 1967। तो 1967 में 21वां संविधान संशोधन हुआ था, और 21वां जो संविधान संशोधन हुआ था इसके तहत सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। ठीक है। इसके अलावा देखिए आपका 1992 ईस्वी में 71वां संविधान संशोधन होता है। तो 1992 में 71वां संविधान संशोधन होता है, और इसके तहत कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, ये 3 गो भाषा है, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, इसको 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। ठीक है। इसके अलावा देखिए 2003 में 92वां नंबर का संविधान संशोधन हुआ था। क्या हुआ था? 2003 में 92वां संविधान संशोधन हुआ था। इसके तहत बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, इन सभी को शामिल किया गया है। ठीक है। कहने का अर्थ क्या है कि 2003 में 92वां नंबर का संविधान संशोधन हुआ, तो इसके तहत बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को इसमें शामिल किया गया है। ठीक है। तो जो आपका संविधान का जो 8वीं अनुसूची है, 8वीं अनुसूची में 22 भाषा है। स्टार्टिंग में 14 भाषा था, फिर 21वां संविधान संशोधन के तहत एक भाषा जोड़े, कौन है? वो है आपका सिंधी। फिर आपका 71वां संविधान संशोधन 1992 के तहत 3 भाषा जोड़े, कौन कौन? तो नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी। उसके बाद 92वां नंबर का संविधान संशोधन के तहत 4 को जोड़े, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। तो 4, 3, 7 और 1, 8 हो गया। ठीक है। आगे देखिए झारखंड का संथाली और बिहार का मैथिली, इसको कब जोड़ा गया था? तो इसको जो है वो 2003 में, हाँ, इसको 2003 में 92वां नंबर का संविधान संशोधन के तहत इसको जोड़ा गया था। तो 2003 में 92वां संविधान संशोधन हुआ था, इसके तहत इसको 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। ठीक है। अब देखते हैं 8वीं अनुसूची से संबंधित अगर आर्टिकल देखें तो वो है आपका 344(1) और आपका 351। अब देखिए हम लोग संविधान का 9वीं अनुसूची के बारे में पढ़ते हैं। तो जो आपका 9वीं अनुसूची है संविधान का, इस 9वीं अनुसूची में बताया गया है कि इस अनुसूची को यानी कि 9वीं अनुसूची को प्रथम संविधान संशोधन जो कि 1951 में हुआ था, इसके तहत 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। आपको बताया गया था स्टार्टिंग में 8 अनुसूची था, फिर 9वां अनुसूची पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ, इसके तहत जोड़ा गया। आगे देखिए, और इसके अंतर्गत राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख किया गया है, और इस अनुसूची में सम्मिलित विषयों को न्यायालय में चुनौती नहीं दिया जा सकता है। और वर्तमान में इस अनुसूची में 284 अधिनियम है या फिर 284 विषय है, ये मान लीजिए। ठीक है ना। आगे देखिए, कहने का अर्थ क्या है कि इसमें जोड़े गए जो भी विषय हैं, यानी कि 9वीं अनुसूची में जो भी विषय जोड़ दिया जाता है, इसका न्यायिक पुनर्वलोकन नहीं होता, यानी कि जुडिशियल रिव्यू नहीं होता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि इसको न्यायालय में चुनौती नहीं दिया जा सकता है, दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट है कि इसमें वर्तमान में 282 विषय है, यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन आप याद रखिए 284 विषय हैं, 2 विषय और बढ़ गए हैं। ठीक है। इसके अलावा देखिए, अब तक यह मान्यता थी कि संविधान की 9वीं अनुसूची में सम्मिलित कानूनों की न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती, परंतु 11 जनवरी 2007 ईस्वी में संविधान पीठ के एक निर्णय के द्वारा यह स्थापित किया गया कि 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किसी भी कानून को इस आधार पर चुनौती दी जा सकती है कि वह मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है, तथा उच्चतम न्यायालय इन कानूनों की समीक्षा कर सकता है। पहला पॉइंट आपको बताया जा रहा था कि अभी तक हम लोग ये मानते थे कि जो अगर 9वीं अनुसूची में कोई भी विषय डाल दिए तो उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा, लेकिन 11 जनवरी 2007 को सुप्रीम कोर्ट ये डिसीजन दिया कि ये जो 9वीं अनुसूची का जो विषय, इस आधार पे उसको चुनौती दिया जा सकता है अगर वो किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है तो।
और करता है, फिर ऐसे में उसका न्यायिक समीक्षा किया जा सकता है। ठीक है, तो 9वीं अनुसूची से अगर संबंधित आर्टिकल देखें तो एक है आपका, वो है 31(2). ठीक है, और इसमें एक चीज़ और देखिए कि केशवानंद भारती वाद के बाद इस अनुसूची का भी न्यायिक पुनर्वलोकन हो सकता है। ठीक है ना, तो केशवानंद भारती आया था 1973 में। 1973 के बाद ये बोला गया कि इसका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। साथ ही साथ ये भी जाने कि 11 दिसंबर 2007 को सुप्रीम कोर्ट बोला कि इसका न्यायिक समीक्षा हो सकता है अगर वो किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करे तो। ठीक है ना, आगे देखिए, नेक्स्ट हम लोग 10वीं अनुसूची की बात करते हैं। तो जो संविधान का 10वीं अनुसूची है इसको भी जोड़ा गया है। कब जोड़ा गया, तो इसको 52 नंबर का संविधान संशोधन जो हुआ था 1985 में, तो 52वां संविधान संशोधन यानी कि 52 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा इसको 1985 में जोड़ा गया। और इसमें दल बदल के आधार पर संसद और विधानसभा की निरर्थकता का संबंध है। यानी कि कोई व्यक्ति अगर दल बदल करता है तो उसको फिर संसद से और उसको विधानसभा से जो है वो निरर्थक किया जा सकता है, यानी कि उसको जो फिर उसकी जो सदस्यता है उसको छीना जा सकता है। आगे देखिए, अगर दल बदल का मामला होता है तो ऐसे में जो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं इन्हीं का जो निर्णय होता है वो अंतिम होता है। ठीक ना, एक और पॉइंट बताया जा रहा है कि एक मामला था, वो था की होतो होलो हॉन। तो की होतो होलो हॉन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि अध्यक्ष का भी न्यायिक समीक्षा किया जा सकता है। तो एक केस आया था कि होतो होलो हॉन, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट वो डिसीजन देता है कि जो अध्यक्ष है तो अध्यक्ष का भी हम लोग न्यायिक समीक्षा किया जा सकता है। तो ये आपका संविधान का 10वीं अनुसूची है। और अगर 10वीं अनुसूची से संबंधित आर्टिकल देखें तो वह है आपका आर्टिकल 102 क्लॉज 2 और आर्टिकल 191 क्लॉज 2। ठीक है, आगे देखिए, अगर हम लोग संविधान की 11वीं अनुसूची की बात करें तो देखिए, जो आपका 11वीं अनुसूची है संविधान का, इसको 73वें संविधान संशोधन के तहत 1992 में जोड़ा गया। ठीक है, तो 11वीं अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया और इसमें पंचायत की शक्तियों का निर्धारण किया गया है। कहने का अर्थ है पंचायत को क्या शक्ति मिला है, कहने का अर्थ है मतलब कि जो आपका है पंचायती राज संस्था है इसको काम करने के लिए 29 ठो विषय दिया गया है। ठीक है ना, इसमें पंचायत का जो शक्ति है क्या नहीं शक्ति है इसको निर्धारित किया गया है। तो 11वीं अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया है और इसमें पंचायत की शक्तियों का निर्धारण किया गया है। और इसमें टोटल कितने विषय हैं, तो आपके 29 विषय हैं। ठीक है, अगर इससे संबंधित आर्टिकल देखें तो वह है आपका अनुच्छेद 243 7 और अनुच्छेद 243 जी। ये याद नहीं भी रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा देखिए, संविधान की जो 12वीं अनुसूची है इसको 74वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। तो कब, 1992 में। और इसमें नगर पालिका के उत्तराधिकार एवं शक्तियों का वर्णन किया गया है। जैसे कि 11वीं अनुसूची में जो है वो पंचायत की शक्तियों का निर्धारण किया गया, उसी तरह 12वीं अनुसूची के तहत नगर पालिका की शक्तियों का बंटवारा या फिर निर्धारण किया गया। और जिस तरह पंचायत को काम करने के लिए 29 विषय दिए गए थे, उसी तरह नगर पालिका को भी काम करने के लिए 18 विषय दिए गए हैं। ठीक है, अगर इससे संबंधित आर्टिकल देखें तो वह है आपका अनुच्छेद 243 च और अनुच्छेद 243 डब्लू। ठीक है, इसको याद नहीं करना है। ठीक है, तो ये हमारा संविधान का जो अनुसूची है, अनुसूची वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया है। अभी तक हम लोग जाने कि संविधान में जो टोटल है 12 अनुसूचियाँ हैं। स्टार्टिंग में 8 अनुसूची थी, एक बार सबको हम लोग देखें तो जो प्रथम अनुसूची है इसमें 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों का इसमें चर्चा किया गया है। साथ ही साथ दिल्ली को NCR यानी कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा 69वें संविधान संशोधन के द्वारा मिला है, इसकी भी चर्चा की गई है। दूसरी अनुसूची में जितने भी पदाधिकारी हैं सभी के वेतन, भत्ते और पेंशन का उल्लेख किया गया है।
तीसरी अनुसूची में विभिन्न पदाधिकारियों के शपथ की चर्चा की गई है, इसमें राष्ट्रपति का शपथ का चर्चा नहीं किया गया है। चौथी अनुसूची जो है इसमें विभिन्न राज्यों और जो संघीय क्षेत्रों है इनकी जो है राज्यसभा में सीटों का बंटवारा के बारे में, राज्यसभा में सीटों का कितना प्रतिनिधित्व है इसका चर्चा किया गया है। तो चौथी अनुसूची में राज्य और जो आपका केंद्र शासित प्रदेश है इनका प्रतिनिधित्व राज्यसभा में कितना है इसके बारे में बताया गया है। पांचवी अनुसूची में जो आपका अनुसूचित क्षेत्र है और वहाँ पे रहने वाले जो अनुसूचित जनजाति हैं इनके प्रशासन और इनके जो नियंत्रण है इसके बारे में बताया गया है। पांचवी अनुसूची में आपका असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम को छोड़कर बाकी जितने भी अनुसूचित क्षेत्र है उसकी चर्चा की गई है। और संविधान का जो छठी अनुसूची है इसमें विशेष तौर पर 4 राज्यों का जिक्र किया गया है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम का। और इसमें बताया गया है कि इन चारों राज्यों में जो आपका जनजातीय क्षेत्र है तो वहाँ पे प्रशासन कैसे चलेगा इसका प्रावधान किया गया है छठी अनुसूची में। संविधान का 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का बंटवारा है। उसके बाद 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है। 9वीं अनुसूची में जो है आपका मतलब कि दिया गया है ऐसे विषयों के का उल्लेख किया गया है कि जिसको न्यायालय में चुनौती नहीं दिया जा सकता है। लेकिन फिर हम लोग बाद में जानते हैं कि केशवानंद भारती के बाद जो केशवानंद भारती का जो वाद था इसके बाद ये क्लियर हो गया कि जो आपका जो 9वीं अनुसूची का जो विषय है इसका भी न्यायिक समीक्षा हो सकता है। साथ ही साथ 2007 में 11 जनवरी 2007 को सुप्रीम कोर्ट डिसीजन देता है कि 9वीं अनुसूची के विषयों को भी चुनौती दिया जा सकता है अगर वो विषय जो है वो किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता हो। 10वीं अनुसूची को 52 नंबर का संविधान संशोधन में 1985 में जोड़े जिसमें दल बदल का प्रावधान किया गया है। वहीं अगर 11वीं अनुसूची की बात करें तो इसको 73वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया है। इसमें पंचायती राज है इसके काम करने के लिए इसके शक्तियों का जो है वो निर्धारण किया गया है और इसमें 29 विषय मिला है। वहीं जो आपका 12वीं अनुसूची है इसमें 74वें संविधान संशोधन के तहत इसको जोड़ा गया और इसमें जो आपका स्थानीय स्वशासन है कहने का अर्थ है इसमें आपका जो नगर पालिका है इसको काम करने के लिए इसमें काम करने के लिए इसको 18 विषय दिए गए हैं। तो 12वीं अनुसूची में नगर पालिका को काम करने के लिए इसके शक्तियों का निर्धारण किया गया है। तो इस तरह से हम लोग संविधान का जो अनुसूचियाँ थी इनको हम लोग कंप्लीट पढ़ चुके हैं। इसके अलावा अगर हम लोग संविधान का तो अनुसूचियाँ हम लोग की कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट अब हम लोग एक नए टॉपिक कि संविधान में जो वरीयता है यानी कि प्रेसिडेंस इसके बारे में पढ़ते हैं। तो एक नया टॉपिक है हमारा वो है प्रेसिडेंस यानी कि वरीयता, इनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। आपके यहाँ बताया गया है कि व्यक्तियों की रैंक तथा वरीयता सूची के संबंध में जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा इसमें बताया गया है। क्या क्या है बात है देखिए, अगर हम लोग सीरियल नंबर देखें तो जो आपका फर्स्ट नंबर है, फर्स्ट नंबर में आपके आते हैं राष्ट्रपति। वरीयता क्रम में सबसे ऊपर कौन है? राष्ट्रपति है। उसके बाद आपका उपराष्ट्रपति है सेकंड नंबर में। थर्ड नंबर में आपका प्रधानमंत्री आते हैं। फोर्थ नंबर में आपके अपने अपने राज्यों के राज्यपाल आते हैं। 5 नंबर में जो पूर्व राष्ट्रपति है ये आते हैं और 5 का भी है जिसमें उप प्रधानमंत्री आते हैं। उसके बाद 6 नंबर है यहाँ पे मुख्य न्यायाधीश और इसी के समकक्ष लोकसभा अध्यक्ष भी आते हैं। तो वरीयता क्रम में 6ठे नंबर पे भारत के मुख्य न्यायाधीश और उसी के समकक्ष लोकसभा अध्यक्ष भी आते हैं। वहीं अगर हम लोग 7 नंबर में देखें तो संघ के कैबिनेट मंत्री एवं अपने अपने राज्यों के मुख्यमंत्री आते हैं। तो जो आपका संघ का जो कैबिनेट मंत्री है इसी के समकक्ष दर्जा मिला हुआ है अपने अपने राज्यों के मुख्यमंत्रियों का, ठीक है। और 7वां नंबर में देखें तो हम लोग उपाध्यक्ष, जो नीति आयोग का उपाध्यक्ष होता है, इसको भी 7वां नंबर में ऐड किया गया है। जो आपका पूर्व प्रधानमंत्री होता है इसको भी 7वां नंबर में ऐड किया गया है। वहीं जो 7वां नंबर में आपका राज्यसभा एवं लोकसभा में जो विपक्ष के नेता होते हैं इनको भी 7वां नंबर में ही दर्जा दिया गया है। तो सबसे ऊपर आपके राष्ट्रपति, उसके बाद उपराष्ट्रपति, उसके बाद प्रधानमंत्री, उसके बाद अपने अपने राज्यों के राज्यपाल, उसके बाद पूर्व राष्ट्रपति, उसके बाद उप प्रधानमंत्री, उसके बाद जो है भारत के मुख्य न्यायाधीश और उसी के समकक्ष लोकसभा अध्यक्ष।
उसके बाद संघ के कैबिनेट मंत्री और उसी के समकक्ष राज्यों के अपने अपने राज्यों के मुख्यमंत्री और उसी के समकक्ष नीति आयोग के उपाध्यक्ष। नीति आयोग का अध्यक्ष तो प्रधानमंत्री होगा, लेकिन इसका जो उपाध्यक्ष होगा वो अपने अपने राज्यों के मुख्यमंत्री के समकक्ष आता है। और इसी के समकक्ष में जो है वो आपका पूर्व प्रधानमंत्री भी आता है और इसी के समकक्ष में ही आपका राज्यसभा और लोकसभा में जो विपक्ष के नेता रहते हैं इनको भी शामिल किया जाता है। उसके बाद अगर हम लोग 7A की बात करें तो 7A में भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति को शामिल करते हैं। तो 7A में भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति को भी शामिल किया जाता है। वहीं अगर हम लोग 8 नंबर की बात करें, सीरियल नंबर में 8 देखें तो उसमें भारत में स्थित विदेश के असाधारण तथा पूर्णाधिकारी राजदूत एवं राष्ट्रमंडल देशों के उच्चायुक्त तथा अपने अपने राज्यों के बाहर राज्यों के मुख्यमंत्री। तो राज्यों के मुख्यमंत्री, राजदूत, जो राष्ट्रमंडल देशों के उच्चायुक्त होते हैं, इन सभी को 8 नंबर सीरियल में हम लोग इसको ऐड करते हैं। सीरियल नंबर 8 में हम लोग ऐड करते हैं। तो जितने भी राजदूत है या फिर राष्ट्रमंडल के उच्चायुक्त है और अपने अपने राज्यों के बाहर अपने राज्यों के बाहर राज्यों का जो मुख्यमंत्री है, इन सभी का दर्जा एक बराबर होता है। और साथ ही साथ इसी में 8 नंबर में ही आपका अपने अपने राज्यों के बाहर राज्यों के राज्यपाल का भी दर्जा होता है। कहने का अर्थ है जैसे कि झारखंड का जो राज्यपाल है इसका दर्जा, जैसे हम लोग झारखंड का राज्यपाल की बात करते हैं संतोष कुमार गंगवार, तो इनका दर्जा उड़ीसा में क्या है, तो वो ठीक उसी तरह होगा जैसे कि एक राजदूत का दर्जा होता है। ठीक उसी तरह होगा जैसे कि अपने अपने राज्यों के बाहर मुख्यमंत्री का होता है। जैसे कि पंजाब के मुख्यमंत्री का उड़ीसा में क्या हैसियत है, उसी के समकक्ष झारखंड के राज्यपाल का हैसियत होगा और उसी के समकक्ष राजदूत का हैसियत होगा और उसी के समकक्ष आपका राष्ट्रमंडल देशों के उच्चायुक्त का भी हैसियत होगा। तो ये हम लोग समझ गए हैं। इसके बाद अगर हम लोग 9वां नंबर की देखें वरीयता क्रम में, तो वो है आपका उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश। हम उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की बात नहीं कर रहे हैं। उच्चतम न्यायालय का जो आपका मुख्य न्यायाधीश होता है, तो ये जो मुख्य न्यायाधीश है ये तो ऊपर में ही आता है। कहाँ पे आता है मुख्य न्यायाधीश, तो ये भारत के मुख्य न्यायाधीश और लोकसभा जो अध्यक्ष होता है ये तो 6 नंबर में ही आते हैं। लेकिन जो आपका उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जो जज है यानी कि CJI यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मुख्य न्यायाधीश को छोड़ के जो अन्य जो न्यायाधीश हैं उनको 9 नंबर में हम लोग शामिल करते हैं। इसके अलावा अगर हम लोग 9 की बात करें तो 9 में अध्यक्ष जो है वो किसके अध्यक्ष, तो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को शामिल करते हैं। और इसी के समकक्ष जो है मुख्य चुनाव आयुक्त को भी हम लोग रखते हैं और इसी के ही समकक्ष हम लोग भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि कैग को भी रखते हैं, इसी के ही समकक्ष। इसके अलावा अगर हम लोग 10 नंबर की बात करें तो 10 नंबर में आपका बहुत सारा है। एक है आपका राज्यसभा के सभापति, इसी के समकक्ष राज्यों के उप मुख्यमंत्री आते हैं। इसी के समकक्ष लोकसभा के उपाध्यक्ष आते हैं। लोकसभा का अध्यक्ष वो अभी ऊपर में ही बताया गया था 6 नंबर में ही, लोकसभा का अध्यक्ष और भारत का मुख्य न्यायाधीश इन दोनों को 6 नंबर में शामिल करते हैं। वहीं लोकसभा का उपाध्यक्ष और राज्यों के उप मुख्यमंत्री और राज्यसभा का उपसभापति इनको, और साथ ही साथ जो नीति आयोग का सदस्य है इनको सबको एक साथ रखा जाता है। नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री जो कि आपको बताया गया ऊपर में आता है। नीति आयोग का जो उपाध्यक्ष है इनको भी हम लोग देखिए ऊपर में आता है, जबकि नीति आयोग का जो सदस्य है वो बाद में आता है। ठीक है, आगे देखिए इसी के समकक्ष में संघ के जो राज्य मंत्री है तथा रक्षा मंत्रालय में जो रक्षा मामलों से जुड़े हुए जो अन्य मंत्री है वो सभी जो है वो इसी के समकक्ष में ही आते हैं 10वें नंबर में ही। 11 नंबर में आपका भारत के महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल आते हैं। साथ ही साथ जो आपका मंत्रिमंडल सचिव होता है इनको भी 11 नंबर में शामिल किया जाता है। इसके अलावा अगर इसी के समकक्ष बात करें हम लोग तो अपने अपने संघ राज्य क्षेत्रों में जो उपराज्यपाल होते हैं यानी कि जो यूनियन टेरिटरीज में जो उपराज्यपाल होते हैं इनको भी शामिल किया जाता है इसी के अंतर्गत 11 नंबर में ही। इसके बाद अगर देखिए हम लोग तो 12 नंबर में पूर्णतः जनरल रैंक के अथवा उसके समकक्ष रैंक वाले जो सेनाध्यक्ष होते हैं इनको 12 नंबर में। तो जो
पूर्णतः जनरल रैंक के जो होते हैं इनको, और अथवा उनके समकक्ष जो रैंक वाले सेनाध्यक्ष होते हैं इनको हम लोग 12 नंबर में ऐड करते हैं। अगर 13 नंबर की बात करें तो इसमें भारत में क्या बोलते हैं, ये मिस्टेक छोड़िए, हटाइए। तो भारत में विदेश के असाधारण दूत एवं पूर्ण अधिकारी मंत्री। तो अगर भारत में विदेश के जो असाधारण दूत हैं और जो आपका पूर्ण अधिकारी मंत्री हैं इनको भी 13 नंबर पे शामिल किया जाता है। आपको बताया गया था कि जो आपका राजदूत है इनको और राष्ट्रमंडल देशों के जो उच्चायुक्त हैं इनको, इन सभी को एक साथ हम लोग शामिल रखते हैं। इसके अलावा देखिए 14 नंबर में अगर हम लोग देखें तो 14 नंबर में अपने अपने राज्यों में राज्य विधानमंडलों की सभापति एवं अध्यक्ष इनको शामिल किया जाता है। तो राज्य जो विधानमंडल है वहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा देखिए 14 नंबर में ही अपने अपने क्षेत्राधिकार में उच्च न्यायालयों के जो मुख्य न्यायाधीश है इनको शामिल किया जाता है। इसके अलावा देखिए अगर तो 15 नंबर में अपने अपने राज्यों में राज्यों के कैबिनेट मंत्री इनको शामिल किया जाता है 15वां नंबर में। और 21वां नंबर की बात करें तो सबसे लास्ट में आता है आपका सांसद यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का ज़्यादा उतना बड़ा पावर नहीं होता है, उतना हैसियत नहीं होता है। वरीयता क्रम की बात करें तो ये तो आपका सबसे लास्ट में 21वां नंबर में आता है, ठीक है। तो ये कुछ आप देख लीजिएगा, ये तो याद नहीं होता है लेकिन आप स्टार्टिंग के 4-5 याद रखिएगा, 6-7 याद रखिएगा। तो स्टार्टिंग का जो है ये कम से कम 7 नंबर तक तो आप एकदम कंठस्थ रखिएगा ही याद, 7 का तक, ठीक है। तो 7 का जो है यहाँ तक तो आपको कंठस्थ एकदम रखना ही है। और लास्ट में आपको केवल ये याद रख लीजिएगा कि लास्ट में आपका जो है 21 नंबर में सांसद आता है सबसे लास्ट में, इसको आप याद रखिएगा। तो 21 नंबर में सांसद आता है, ये तो आपको याद हो ही जाएगा। जबकि जो स्टार्टिंग का 7 वाला है उसको एक बार देख लीजिए, ठीक है, उसको आप देख लीजिए एक बार फिर से, ये ज़्यादा नहीं है। सबसे पहले आपका प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति, उसके बाद जो है आपका उपराष्ट्रपति, उसके बाद आपका प्रधानमंत्री आएगा, उसके बाद जो है वो अपने अपने राज्यों के राज्यपाल आते हैं, इसके बाद आपका पूर्व राष्ट्रपति आते हैं, इसके बाद आपका उप प्रधानमंत्री आते हैं, इसके बाद आपका 6 नंबर में भारत के मुख्य न्यायाधीश एवं लोकसभा अध्यक्ष आते हैं। इसके बाद देखिएगा तो आपका संघ के जो कैबिनेट मंत्री होते हैं वो और अपने अपने राज्यों के मुख्यमंत्री आते हैं, ठीक है। और इसी में ही आपका नीति आयोग के उपाध्यक्ष भी आते हैं, अध्यक्ष तो प्रधानमंत्री हो ही गए, तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष भी आते हैं। इसी में आपका पूर्व प्रधानमंत्री आते हैं और इसी में ही राज्यसभा और लोकसभा में जो विपक्ष के नेता होते हैं ये भी आते हैं। इसके अलावा 7 का की बात करें तो इसमें आपका भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति भी आता है, ठीक ना। तो स्टार्टिंग का ये 7 का तक याद रख लीजिएगा, क्वेश्चन जो भी बनना होगा इसी से बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। वरना आप कितना याद कर लीजिएगा, इतना ये मतलब फैक्चुअल डाटा है कि आप कितना बार भी याद कीजिए आप भूल ही जाइएगा। तो स्टार्टिंग का जो है 7 का तक आपको पता होना चाहिए एकदम हर हाल में। कैसे राष्ट्रपति है, उसके बाद उप प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति है, फिर प्रधानमंत्री है, उसके बाद अपने अपने राज्यों के राज्यपाल हैं, इन सभी को आपको पता होना चाहिए। तो इस तरह से हम लोग का जो ये आज का टॉपिक था इसमें हम लोग 2 टॉपिक पढ़े। पहला तो हम लोग भारतीय संविधान की अनुसूचियों के बारे में पढ़े और दूसरा टॉपिक हम लोग भारत में जो वरीयता है यानी कि जो प्रेसिडेंस है इनके बारे में पढ़े। तो प्रेसिडेंस में हम लोग राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, अपने अपने राज्यों के राज्यपाल, फिर है आपका उपराष्ट्रपति, उप प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश एवं लोकसभा अध्यक्ष, इसके बाद है संघ के कैबिनेट मंत्री एवं अपने अपने राज्यों के मुख्यमंत्री, उसके बाद है उपाध्यक्ष नीति आयोग का, उसके बाद पूर्व प्रधानमंत्री, उसके बाद राज्यसभा एवं लोकसभा में जो विपक्ष के नेता होते हैं वो, और फिर आपका भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति। यहाँ तक हम लोग देख चुके हैं। इसके बाद जो है सबसे लास्ट में 21 नंबर में आता है आपका सांसद यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी कि MP की बात करें तो ये वाला टॉपिक हम लोग का कंप्लीट हो गया है। तो आई होप ये क्लास आपको पसंद आया होगा। तो तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में।